रूस को इतनी बुरी तरह हारते देखना अब अच्छा लगने लगा है। 2026 में हमने रुख पूरी तरह पलटते देखा। हाँ, रूस अब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है। जो हम अब देख रहे हैं वो ये है कि रूस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हार रहा है। रूस 16 गुना तेजी से हार रहा है क्योंकि उसकी वसंत और गर्मी की आक्रामक कार्रवाई रुकी है और यूक्रेन उसे लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। पुतिन इसे ज्यादा समय तक जारी नहीं रख सकते। रूस पहले ही टूटने की कगार पर है, लेकिन सवाल है कि पुतिन इतने मामूली फायदे के लिए इतने सैनिक क्यों कुर्बान कर रहे हैं। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। पहले कुछ आंकड़े। रूसी आक्रामक अभियान के 1 जुलाई वाले विश्लेषण में युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने खुलासा किया कि रूस जून के अपने आक्रामक अभियान में कोई भी अभियान स्तर के महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह से असफल रहा था और वह सिर्फ 30.43 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन पर ही कब्जा कर सका। ये पुतिन के लिए अच्छी खबर है। रूस फिर से फायदे में है। ये परिणाम उन 2 महीनों के बाद आया है जब रूस को शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन के जबरदस्त जवाबी हमले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इलाके मुक्त करा लिए थे। लेकिन ये सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर है और जब इसकी तुलना जून 2025 में रूस द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से की जाती है तो यह बहुत ही मामूली मात्रा है। रूस ने 1 साल पहले 481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था, जो निराशाजनक है। उस समय जो जबरदस्त हमला चल रहा था उसके बदले में यह तो लगभग कुछ भी नहीं है। लेकिन जून 2026 में जो हमने देखा वो इससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। असल में ये 16 गुना ज्यादा बुरा है। जून 2026 में रूस ने पिछले साल जून के मुकाबले 16 गुना कम इलाका हासिल किया है। ये एक विफल रूसी हमला है जिसे यूक्रेन ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। लेकिन हालात इससे भी बदतर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बदतर। हमने बताया था कि रूस की आक्रामक गति पिछले साल से 16 गुना ज्यादा घट रही है। इससे हमारा क्या मतलब है? इसका जवाब है बढ़ती देरी और बढ़ती हताहत दरों का खतरनाक मेल। युद्ध अध्ययन संस्थान के आंकड़ों के अनुसार रूस की क्षेत्रीय बढ़त चौंकाने वाले रूप से 16 गुना धीमी हो गई है। लेकिन असली झटका यह है कि अब हर किलोमीटर पर उन्हें 16 गुना ज्यादा खून बहाना पड़ रहा है, जबकि उनकी प्रगति लगभग रुक गई है। जून 2025 में रूस ने हर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए औसतन 68 सैनिक खो दिए थे। लेकिन जून 2026 में 39,490 हताहतों की चौंका देने वाली संख्या के बावजूद उन्होंने लगभग कोई जमीन नहीं जीती। यानी अब वे हर वर्ग किलोमीटर पर रिकॉर्ड तोड़ 1,298 सैनिक खो रहे हैं। पुतिन अभी भी जमीन के बदले खून दे रहे हैं, पर यूक्रेन ने हमले की कीमत 19 गुना बढ़ा दी और इसकी गति 16 गुना धीमी हो गई है। ये पागलपन है, ये टिकाऊ नहीं है और रूस ने इतनी सैनिक कुर्बानी किसी बड़ी सफलता के लिए नहीं दी। ISW बताता है कि 2026 में अब तक रूस की ज्यादातर बढ़ते कॉन्स्टेंटिन्यूका में हुई है, जो शक्तिशाली डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट का दक्षिणी सिरा है। उस शहर में हुई बढ़ते रूस द्वारा अपनी दयनीय जून अभियान में हासिल की गई कुल हासिल किए गए इलाके का 77% हिस्सा थीं और घुसपैठियों को गिनने पर रूस के सैनिक शहर के 37% हिस्से में मौजूद हैं। जब हम घुसपैठियों को गणना से बाहर कर देते हैं और केवल उन हिस्सों को गिनते हैं जिन पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा किया है तो यह प्रतिशत काफी कम हो जाता है। रूस पहली बार अक्टूबर 2025 में कॉन्स्टेंटिन्यूका पहुंचा था। करीब 3/4 साल की लड़ाई में अगर हम उदारता से देखें तो रूस को शहर का लगभग 1/3 हिस्सा मिला है। इसका मतलब है कि रूस किले की पट्टी के दक्षिणी सिरे पर गतिरोध में फंसा है और वहां तक पहुंचने के लिए भारी खून खराबा झेलना पड़ा है। पुतिन नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने किले की पट्टी के पतन के लिए सितंबर 2026 तय किया था, लेकिन उनके सैनिक अब भी 4 में से 1 शहर में संघर्ष कर रहे हैं और मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन मानते हैं कि हल है सितंबर की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दो। क्या वो काफी होगा पुतिन एक ऐसी सेना के लिए कुछ महीने और, जो इतनी धीमी है कि स्लॉथ भी शर्मिंदा हो? क्या वो अचानक इतनी तेज हो जाएगी कि 6 महीनों में पूरी किले की पट्टी गिरा दे? इसके लिए केवल एक शब्द है, मूर्खता। फिर भी
ये डोनेट्स की समय सीमा का सिर्फ 15वीं बार टलना है। यीशु मसीह, पुतिन, आपने 2022 में ऐसी 5 समय सीमाएं तय की थी, 2023 में 2, 2024 में 2 और 2025 में 3 और। अब आपने 2026 में 3 और जोड़ी, जबकि 31 मार्च और 1 सितंबर की तारीखें पहले ही बताई थी। कोई और होता तो इतनी असफलता देखकर समझ जाता कि डोनेट्स्क जीतना मुश्किल है और पुतिन की समय सीमा बेकार है। जहां तक यूक्रेन की बात है, वह हर रूसी असफलता को और बढ़ा देता है जो हम देख रहे हैं, और साथ ही अपने हमलों के अभियान से मॉस्को की परेशानी में इजाफा कर देता है। उस अभियान ने, जिसमें यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र पर अपने दूरगामी हमलों की गति बढ़ा दी है और 2026 में अपने शस्त्रागार में मध्यम दूरी के हमले भी शामिल कर लिए हैं, रूस की आगे बढ़ने की कोशिशों को समर्थन देने वाली मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचाया है। जून के आंकड़े काफी बड़े हैं। यूक्रेन ने जून में रूसी ठिकानों पर 303 मिडिल रेंज स्ट्राइक की, जो मई से 93 ज्यादा है। रूस ने इस महीने के दौरान 12,867 ईंधन वाहन और ईंधन टैंक खो दिए, जो जून 2025 में खोई गई इन परिसंपत्तियों की कुल संख्या से 4 गुना ज्यादा है। साथ ही 2053 तोपखाने प्रणालियां, जबकि जून 2025 में यह संख्या 1243 थी। सभी कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी रसद बाधित हो रही है, जिससे अग्रिम सैनिक थक रहे हैं और बढ़त बनाने में असफल हो रहे हैं। जून में यूक्रेन ने रूस के 41 संघीय क्षेत्रों, जिसमें मॉस्को भी था, की तेल अवसंरचना और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। कई क्षेत्रों समेत क्रीमिया को ईंधन की कमी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उसे रूसी मुख्य भूमि और कब्जे वाले यूक्रेन से अलग किया जा रहा है। यह एक क्रूर अभियान है, जिसका मकसद अवैध रूप से अपने में मिला लिए गए इस प्रायद्वीप से कब्जाधारियों को हमेशा के लिए खदेड़ना है। 2026 में पुतिन का यूक्रेन पर हमला कुछ ऐसा ही नजर आता है। यूक्रेन में प्रगति धीमी है और देश जल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने वो क्षमता हासिल कर ली है जिसे पुतिन ने असंभव समझा था। फिर भी जब आप सबसे नीचे होते हैं तो ऊपर ही जाने का रास्ता बचता है ना पुतिन? जैसे कि तुमने सोचा हो कि तुम अभी तक सबसे नीचे पहुंच चुके हो। हाँ, किसी तरह रूस के लिए हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जितना कि अब तक हमने जो भी साझा किया है उससे लगता है। 1 जुलाई की एक रिपोर्ट में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CSIS ने खुलासा किया कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के युद्ध की लागत, चाहे वो जनशक्ति में हो या पैसे में, बेकाबू होती जा रही है। ये सब तब हो रहा है जब रूस का हमला इतना धीमा है कि ये पिछले 100 सालों के सबसे धीमे हमलों में शामिल है। CSIS के अनुसार रूस को करीब 14 लाख हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि वह यूक्रेन के सिर्फ 20% क्षेत्र पर कब्जा कर सका है। इनमें से अधिकतर बढ़त युद्ध के शुरुआती महीनों में मिली थी और 20% में 2014 में रूस द्वारा हड़पा गया क्रीमिया भी शामिल है। 14 लाख हताहतों में से 4,50,000 तक को CSIS के अनुसार अपूरणीय क्षति माना जाता है, जिसका मतलब है कि वे युद्ध में मारे गए हैं। कई घायल सैनिक अब युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे। CSIS के मुताबिक आधुनिक युद्ध में ऐसे आंकड़े पहले नहीं देखे गए। हम अभी बताएंगे क्यों, लेकिन पहले याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, तो अगर आपको हमारे चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। CSIS ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और अन्य आधुनिक सैन्य प्रयासों के परिणामों की तुलना की। परिणाम पुतिन की उम्मीदों जैसे नहीं थे। यूक्रेन में रूस को उतना नुकसान हुआ है जितना अमेरिकी सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी युद्धों में हुए नुकसान का 4 गुना। इसमें कोरिया और वियतनाम के संघर्ष शामिल है, जिनका अमेरिका पर गहरा असर पड़ा और वियतनाम युद्ध में वह अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। यूक्रेन में रूस की स्थिति बीते 80 सालों की अमेरिकी लड़ाइयों से 4 गुना खराब है। जो बात व्लादिमीर पुतिन को सच में चुभेगी वो ये है कि जो आदमी रूस को सोवियत संघ के उसके माने हुए गौरवशाली दिनों में लौटाने के लिए इतना बेताब है, उसी को उसके आदर्श माने गए नेताओं द्वारा उसकी पूरी और साफ नाकामियों के लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यूक्रेन में रूस की हानि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त सोवियत और रूसी नुकसान से 9 गुना ज्यादा है। दोबारा कहे तो 9 गुना ज्यादा। अगर पुतिन अपनी विरासत को सोवियत संघ के दिनों या रूसी इतिहास के
किसी भी अन्य कथित गौरवशाली काल में रूस को वापस ले जाने के रूप में देखना चाहते हैं तो वो असफल हो रहे हैं। रूस के लिए स्थिति सुधरने की संभावना नहीं है। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में रूस हर महीने 30,000 से 34,000 सैनिक खो रहा है। जून के आंकड़े मिलाकर रूस के लिए हताहतों की संख्या लगभग 40,000 हो गई है, जो चिंता का विषय है। इन नुकसानों की भरपाई नए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से नहीं हो रही। रूस हर महीने 27,000 स्वयंसेवक भर्ती कर रहा है, जिससे यूक्रेन रूस की जनशक्ति की बढ़त धीरे धीरे कम कर रहा है। CSIS के अनुसार कुछ मोर्चों पर अब रूस हर एक यूक्रेनी सैनिक के मुकाबले 8 सैनिक खो रहा है। मुख्य मोर्चों पर प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। कॉन्स्टेंटिनिवका में, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, रूस प्रतिदिन केवल 50 मीटर की दर से आगे बढ़ रहा है, किलोमीटर नहीं, मीटर। ज्यादातर लोग ये दूरी 10 सेकंड या कम में दौड़ सकते हैं। पोक्रोव्स्क में रूस प्रतिदिन 70 मीटर की दर से आगे बढ़ रहा है और उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन स्लोवियांस्क सेक्टर में है, जहां वह प्रतिदिन 90 मीटर की दर से आगे बढ़ रहा है। ऐसे आंकड़े पहले विश्व युद्ध की सोम लड़ाई के बाद नहीं देखे, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर पुतिन को गर्व करना चाहिए। यूक्रेन के ड्रोन का असर यहां दिखने लगा है। CSIS के अनुसार यूक्रेन द्वारा AI संचालित और स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग से रूसी विफलताओं में बड़ी भूमिका है, जो युद्ध के मैदान में दिख रही है। 8 बनाम 1 वाले हताहतों के आंकड़े का जिक्र इसलिए होता है। पुतिन अभी भी अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन AI ड्रोन और स्वायत्त हथियारों के इस्तेमाल में महारत हासिल कर रहा है, जिससे वह अपने सैनिकों को मोर्चे से दूर रखते हुए भी भारी नुकसान पहुंचा पा रहा है। रूस भी AI से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। 3 जुलाई की प्रावदा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जापोरिजिया में AI ड्रोन की बड़ी तैनाती शुरू कर दी है, जो चिंता का विषय है। हालांकि यूक्रेन द्वारा रूस पर प्रहार के लिए AI ड्रोन का विशाल भंडार जुटाने के महीनों बाद ये कदम उठाया गया है। यह रूस के लिए बहुत देर से उठाया गया कदम लग रहा है। यूक्रेन की ड्रोन बढ़त बढ़ रही है मोर्चे पर। FPV ड्रोन में यूक्रेन 1.5 से 1 की बढ़त पर है। यूक्रेन रूस के ड्रोन का जवाब ड्रोन से देता है और अपने लंबी दूरी के हमलों में अक्सर रूस से आगे रहता है। रूस जहां AI और ड्रोन को समझने में संघर्ष कर रहा है, वहीं यूक्रेन कहीं से भी लॉन्च होने वाले ड्रोन बना रहा है। हम इसे CB में देखते हैं, जो एक समुद्री ड्रोन है और पहले भी तथा आज भी रूसी जहाज़ों पर कामिकाज़े हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे FPV ड्रोन लॉन्च करने के प्लेटफॉर्म में भी बदला गया है, जिसे काला सागर और क्रीमिया में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लागत रूस के लिए टिकाऊ नहीं है। हमने भर्ती के आंकड़ों में देखा है कि पहले हर महीने औसतन 27,000 स्वयंसेवक भर्ती होते थे, लेकिन जून के अपने विनाशकारी प्रदर्शन के बाद रूस की भर्ती संख्या लक्ष्य से 12,000 से भी अधिक कम रही। हम इसे आर्थिक नजरिए से भी देख सकते हैं। रूस का यूक्रेन को थकाने का तरीका अब विफल हो गया है, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र के 90% तक हताहतों के लिए ड्रोन जिम्मेदार हैं। अब जैसा कि द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है, रूस अपने अनुमानित वार्षिक बजट से कम 28 अरब डॉलर ज्यादा खर्च करने की राह पर है, क्योंकि युद्ध में भारी नुकसान के कारण उसके खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस का युद्ध खर्च 2026 की पहली तिमाही में एक नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि उसने आक्रमण पर 83.2 अरब डॉलर खर्च किए, जो रूस के कुल बजट का लगभग आधा है। अप्रैल 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने युद्ध पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं। इस आंकड़े में एक साल से थोड़ा ज्यादा खर्च जोड़ दें तो इन तिमाही आंकड़ों के आधार पर रूस ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा, लगभग $1.5 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं। रूस बुरी तरह हार रहा है। हालांकि पुतिन की सेनाओं ने जून में मामूली बढ़त हासिल करने के लिए हालात को थोड़ा बदलने में कामयाबी पाई है, लेकिन ये बढ़त पहले से भी धीमी गति से आ रही है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। और यही हमें उस सवाल पर लौटाता है जो वीडियो की शुरुआत में पूछा था, पुतिन इतनी कम उपलब्धि के बदले में अपने इतने सारे सैनिकों की बलि क्यों दे रहे हैं? इसका एक कारण यह है कि यूक्रेन में जो हो रहा है वह पारंपरिक रूसी युद्ध का विकृत रूप है, जिसमें लगातार बलिदान है, लेकिन पुतिन को अपेक्षित उपलब्धियां नहीं मिली। जेनीवा सॉल्यूशंस ने
रूस के युद्ध के रवैये को यूं बयान किया है, माएँ और बेटे पैदा कर लेंगी, और ये सही है। सदियों से रूस ने युद्ध में इसी तरह भाग लिया है कि वह एक के बाद एक सैनिकों को युद्ध में भेजता है, यह जानते हुए कि उसके पास जो जनशक्ति है वह अंततः दुश्मन को पछाड़ने के लिए पर्याप्त होगी। अधिकांश महान रूसी जीते लाखों नहीं तो कम से कम सैकड़ों हजार हताहतों से जुड़ी है, क्योंकि बड़े हित में आत्म बलिदान की संस्कृति का लाभ पुतिन जैसे नेता उठाते हैं। रूस की यूक्रेन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब वह ऐसा युद्ध नहीं लड़ रहा है जिसमें बस सैनिकों को बस मौत की चक्की में झुकते रहना जब तक वह जाम न हो जाए काम करेगा। ड्रोन ने सब बदल दिया है, खासकर जब यूक्रेन के पास ऐसे स्वायत्त ड्रोन हैं जो सैनिकों की रक्षा और रूस को भारी हताहत पहुंचा सकते हैं। फिर भी पुतिन जिद्दी है। एक सोवियत मानसिकता वाला व्यक्ति जो 21वीं सदी में नहीं जम पाया, अब भी सोचता है कि पारंपरिक रूसी तरीके से वही परिणाम मिलेंगे। यही वजह है कि पुतिन अपनी दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमण को रोक नहीं रहे हैं। लेकिन इस भाग्यवाद के पीछे एक बड़ा कारण भी है। पुतिन यूक्रेन में हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीत नहीं जाते या फिर सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों लगता है कि पुतिन ने अपना दिमाग खो दिया है और यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पूरे रूस की बलि देने को तैयार है, हमें ये देखना होगा कि रूस के नेता अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैसे देखते हैं। पुतिन अपनी विरासत बचाने और कम से कम नए रूसी साम्राज्य की नींव रखने को बेताब हैं। आदर्श रूप से साम्राज्य उनके जीवन में ही बने। यूक्रेन से ही ये सब शुरू होना था। पुतिन के यूक्रेन पर हमले का एक तर्क यह है कि यूक्रेन रूस के पूर्व साम्राज्य का हिस्सा था जो पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट के समय तक जाता है। द ग्रेट शब्द पुतिन को बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी टूटी फूटी सोच में कुछ ऐसा है जिससे उसे लगता है कि अगर वो यूक्रेन को अधीन कर लेता है तो शायद उसे भी ये उपाधि मिल सकती है। पुतिन ने अपने निबंध रूसी और यूक्रेनियनों की ऐतिहासिक एकता पर में कहा कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं, दो अलग राष्ट्र नहीं जिनकी अपनी अपनी अलग संस्कृतियां और इतिहास हैं। पुतिन इतिहास के बारे में बहुत सी बातों में गलत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मानते हैं कि वह रूस और अपनी विरासत के लिए सही कर रहे हैं, जिससे पुतिन बहुत खतरनाक बन जाते हैं। इतना खतरनाक कि वे यूक्रेन में सैनिक भेजते रहेंगे जब तक कोई न बचे। पुतिन के दिमाग में रूस के लिए या तो जीत है या सब कुछ खत्म। लेकिन ऐतिहासिक तर्कों के बावजूद पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन में उनके लिए या तो जीत है या सब खत्म। पुतिन फंसे हुए हैं। वह इस संभावना को स्वीकार कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन में जीत नहीं सकता, कम से कम उनकी जिंदगी में तो नहीं। वह जानते हैं कि उन्हें खुद को ऐसी जगह रखना है जहां वह हार का जोखिम नहीं उठा सके। पुतिन ने दशकों तक खुद को सत्ता परिवर्तन से बचाने के लिए रूस के धन कुबेरों और सूचना पर नियंत्रण रखा ताकि क्रेमलिन का प्रचार हावी रहे, लेकिन अब उनका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। 4 साल की लड़ाई के बाद भी पुतिन का वादा पूरा नहीं हुआ, जबकि यूक्रेन और मजबूत दिखता है। मॉस्को में लोग जब अपने ऊपर यूक्रेन के ड्रोन उड़ते देख रहे हैं तो पुतिन ने जंग अपनी जमीन पर ला दी है। इसे कोई प्रचार नहीं छुपा सकता। अब पुतिन के पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, यूक्रेन में जीत हासिल करना। पीछे हटना असहमति के रास्ते खोलता है। ये सवाल गुस्सा और उन लोगों के लिए मौके पैदा करता है जो परछाइयों में छुपे हुए हैं, अपने चाकू तेज कर रहे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं कि पुतिन को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाएं। पुतिन अब बेताब है, जिससे वे अपने लोगों, यूक्रेन और यूरोप के लिए खतरनाक हो गए हैं। 3 जुलाई को टेलीग्राफ ने बताया कि अमेरिकी विशेषज्ञों ने पोलैंड को रूस द्वारा उसके क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की चेतावनी दी है। सामरिक रूप से अगर रूस ने यूक्रेन में इतनी सैन्य शक्ति न लगाई होती तो यह समझ में आता। यूरोप यूक्रेन का पिछला आधार बन गया है, क्योंकि पश्चिमी हथियार वहीं से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं और यूक्रेन की साझेदारियों की बदौलत यूक्रेन द्वारा विकसित कई हथियार अब बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन से सटे पोलैंड हथियारों के रास्ते के रूप में स्वाभाविक विकल्प है और यही समझाता है कि पुतिन तनाव बढ़ाने में क्यों दिलचस्पी रखते हैं। ये कोई सामरिक मास्टर स्ट्रोक नहीं है। पोलैंड नेटो का सदस्य है। पुतिन जानते हैं कि उसके क्षेत्र में कोई भी बढ़ती हुई कार्रवाई जो सीधे हमले के करीब पहुंचती है, आर्टिकल 5 को सक्रिय कर देगी। वह बेताब है। यूक्रेन ने दिखा दिया कि पुतिन में महानता की काबिलियत नहीं है,
तो उसकी आखिरी कोशिश शायद एक ऐसा युद्ध शुरू करना हो सकता है जो पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले ले, सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खून खराबा बढ़ेगा, एक थकी रूसी सेना तबाह हो जाएगी, तुलना में यूक्रेन भी पिकनिक जैसा लगेगा। अगर पुतिन महान नहीं बन सके तो वे रूस को बर्बाद करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, जो एक ऐसा युद्ध शुरू करेंगे जो उनके जीवन काल से भी आगे तक चलेगा। जो हम वास्तविक समय में देख रहे हैं वह पुतिन के साम्राज्य की मृत्यु है। टुकड़ा टुकड़ा करके साम्राज्य का वह सपना पुतिन के हाथ से फिसलता जा रहा है और यह सब यूक्रेन की वजह से हो रहा है। व्यक्तिगत महिमा की खोज विफल रही है। पुतिन के नेतृत्व में रूस युद्ध के मैदान में पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है और उसका क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभाव ढह गया है। हमारा वीडियो देखकर और जाने, हम इस पर चर्चा करते हैं कि पुतिन ने अपने लिए वास्तव में कैसी विरासत छोड़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन में रूस की विफलताओं पर हमारी कवरेज देख सके। धन्यवाद।